अध्याय 101 नायक और नियति की नायिका। चूंकि युवा स्वामी सू मेरी बेटी से मिलना चाहते हैं, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। हालांकि मेरी बेटी इस समय साधना के लिए एकांतवास में है। उसे अभी भी 3 दिन एकांतवास से बाहर आने में लगेंगे। यदि युवा स्वामी सू को कोई आपत्ति न हो तो आप अस्थायी रूप से मेरे यूशियाओ संप्रदाय में रह सकते हैं। उसके एक बार बाहर आने पर मैं उसे आपसे मिलने और युवा स्वामी सू को प्रणाम करने के लिए आमंत्रित करूंगा। मन ही मन फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद जियाओ कियानिक्सुआन ने और भी उत्साह से भरी मुस्कान बिखेरी। ये तियानवु पवित्र भूमि का पक्ष जीतने का एक अच्छा अवसर था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा सू जुबान कौन था। हालांकि किसी महान संत को संरक्षक के रूप में रखने के लिए दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि कम से कम पीक मास्टर स्तर की होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा, संप्रदाय प्रमुख। इतना कहकर सू जुबान शान से यूशियाओ संप्रदाय में दाखिल हुआ, मानो वह उसे अपना घर ही समझ रहा हो। ये देखकर जियाओ कियानिक्सुआन और अन्य लोग नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि यह बिल्कुल उचित था। आखिरकार ऐसा करके सू जुबान उन सभी को परिवार की तरह ही मान रहा था, है ना? यूशियाओ संप्रदाय की व्यवस्था के तहत सू जुबान और सुयाओ जल्दी ही वहां बस गए। यद्यपि निर्धारित आवास तियानवु पवित्र भूमि जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यूशियाओ संप्रदाय की ओर से यही सर्वोत्तम पेशकश थी। सू जुबान, सच बताओ, तुम शियाओ कियान्यू को क्यों ढूंढ रहे हो? कहीं तुम सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गए? सू याओ ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ पूछा। इस स्थिति में कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? उसका अपना प्रेमी ही उसे किसी दूसरी महिला से मिलने के लिए ले जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने उसकी ताकत का भी इस्तेमाल किया। क्या यह उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढने के बराबर नहीं था? तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी बकवास है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना अभद्र व्यक्ति हूँ? सू जुबान ने सू याओ के माथे पर उंगली से उंगली मारी। हे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सू याओ ने अपना माथा ढांकते हुए कहा, क्या आप भूल गए हैं कि उस दिन आपने जिस रिकॉर्डिंग पत्थर को देखा था वह क्या था? सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सुनकर सू याओ को मानो कोई अप्रिय घटना याद आ गई और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम अचानक से यह बात क्यों उठा रहे हो? सू याओ थोड़ी घबरा गई। मूर्ख, शियाओ कियान्यू ही उन रिकॉर्डिंग पत्थरों की निर्माता हैं। मैं उनसे इस करोड़ों डॉलर के कारोबार पर चर्चा करने आया हूँ। सू जुबान ने गंभीरता से कहा। तो बात कुछ ऐसी है। सू याओ को अचानक एहसास हुआ, सू जुबान का यूजियाओ संप्रदाय तक इतनी दूर यात्रा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, आखिर इसी उद्देश्य से तो था। तो क्या आपका रवैया थोड़ा बेहतर नहीं हो सकता? सचमुच? सू याओ ने सीधे विषय बदल दिया। ओहो, मुझे लगता है तुम मार खाने को तैयार हो। अभी यहीं आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। क्यों ना आए? आत्मनिर्भर, आत्म प्रशंसा करने वाला, सतही आधिकारिक दमन जिसके कारण जन विद्रोह हुआ। जल्द ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान सू जुबान और सू याओ ने यूजियाओ संप्रदाय में खाने पीने और खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। बेशक इन सब का भुगतान किया गया था। सू जुबान तियानवु पवित्र भूमि की पवित्र छवि को धूमिल नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह एक पवित्र पुत्र थे, कोई डाकू नहीं। इन घटनाओं की श्रृंखला ने यूशियाओ संप्रदाय में सभी को तुरंत यह महसूस कराया कि सू जुबान एक बेहद अच्छा व्यक्ति था। कुछ समय बाद ही जियाओ कियान्यू एकांतवास से बाहर आ गई। आखिरकार सफलता मिली। किंग सीलिंग रेल्म। शाओ कियान्यू का चेहरा सुखद आश्चर्य से भरा हुआ था। इस दौरान उसने बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन खर्च किए, स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्रकार के आध्यात्मिक खजाने खरीदे और यहाँ तक कि खुद को सशस्त्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण भी बनवाए। ये भारी खर्च कुछ समय के लिए उसके संप्रदाय प्रमुख पिता के लिए भी लगभग असहनीय था। सौभाग्यवश उन्हें अचानक एक प्रेरणा मिली और उन्हें कुछ ऐसा याद आया जो उनके ट्रांसमाइग्रेशन से पहले एक निश्चित द्वीप राष्ट्र में बहुत अच्छी तरह बिका था। अपने कंजूस पिता से सीखी हुई भेष बदलने की तकनीक के साथ साथ खुद की कुछ धमकियों और प्रलोभनों का सहारा लेते हुए उसने भारी मुनाफा कमाया, जिससे यह आर्थिक समस्या हल हो गई। अब इतने सारे खजाने जमा करने के बाद उसे अंततः राजा को सील करने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने वाला माना जा सकता है। फिलहाल 3 साल के समझौते में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। मुझे अभी भी अपनी खेती पर कड़ी मेहनत करनी होगी। शाओ कियान्यू ने मन ही मन सोचा। कियान्यू, तुम एकांतवास से बाहर आ गए हो। तभी शाओ कियान्यू के मन में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। दूसरी दुनिया के ये लोग मुझे हमेशा डराते हैं।
हर बार जियाओ कियान्यू इस 1000 मील तक फैलने वाली ध्वनि से चौंक जाती थी। पिताजी, मैं एकांतवास से बाहर आ गया हूँ और मैं पहले ही राजा को मुहर लगाने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, सचमुच मेरी बेटी कितनी स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान है। शाओ qianxuan ने थोड़ा सा आत्मप्रशंसा की, फिर अपने असली उद्देश्य को समझाया। क्या तियानवु पवित्र भूमि से कोई मुझे ढूंढ रहा है? शाओ qianyu थोड़ी हैरान थी। वह पवित्र भूमि शब्द से तो परिचित थी, लेकिन इतनी विशाल संस्था का यूशाओ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पिताजी, आप अपनी नौकरी तो नहीं खोने वाले हैं ना? शाओ qianyu के मन में अनायास ही एक निश्चित कथानक का विचार आया। तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि ये सब चीजें बनाना बंद करो। हालांकि इनसे पैसा मिलता है, लेकिन तुम एक लड़की हो। शाओ qianxuan का बुरा चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत शाओ qianyu को उपदेश देना शुरू कर दिया। शाओ qianxuan ने बेशक चुपके से इन चीजों को देखा था और वह अपनी बेटी की रचनात्मकता की प्रशंसा करता था कि वह इतनी उत्कृष्ट वस्तुएं बनाने में सक्षम थी। यह अफसोस की बात थी कि उनका इस्तेमाल उचित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। मुझे पता है पिताजी, ये तो बस किसी से मिलना है। मैं जल्दी से सब समेट कर तुरंत आ जाती हूँ। जियाओ qianxuan की लगातार शिकायत सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पहले केवल सहमति ही दी। शियाओ qianyu की यह बात सुनकर शियाओ qianxuan ने भी अपनी बड़बड़ाहट बंद कर दी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आपको दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए। उनका पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना, वे शायद कोई एकांतप्रिय शिष्य हों। इसलिए आपको बाद में अपने व्यवहार में विनम्र रहना चाहिए और तुच्छ बातों पर उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए। जियो qianxuan ने निर्देश दिया। पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने मुझे बेच दिया हो? बकवास, पिताजी उस तरह के इंसान नहीं हैं। जल्दी करो और जाओ। कुछ ही समय बाद साधना की तैयारी कर रही सु जुबान और सु याओ ने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। कौन है ये? इस समय कौन आ रहा है? सु याओ की आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी और सु जुबान को भी ऐसा ही महसूस हुआ। युवा स्वामी सु, मैं शियाओ qianxuan हूँ। शियाओ qianyu एकांतवास से बाहर आए हैं और मैं उसे आपसे मिलवाने लाई हूँ, युवा स्वामी सु। दरवाजे के बाहर से शियाओ qianxuan की आवाज आई। हालांकि दोबारा सोचने पर चूंकि वह व्यक्ति शियाओ qianyu था, इसलिए सु जुबान का गुस्सा अब उतना नहीं रहा। अंदर आए। सु जुबान ने हाथ हिलाया और दरवाजा खुल गया। सबसे पहले जो चीज नजर आई वह 2 चमकदार हेडलाइट्स थीं। अरे बाप रे, क्या ये वही मशहूर कहावत है कि व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, लेकिन बत्तियां पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। पहली ही नजर में सु जुबान दूसरे व्यक्ति से मोहित हो गई थी। सु याओ ने अपने हाथों को जोड़कर उनका वजन किया। एक महान संत विशेषज्ञ होने के नाते पहली बार उसे एक कनिष्ठ के सामने हार का एहसास हुआ। जियाओ qianyu ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनका आकर्षक कदकाठी और अलौकिक आभा ऐसी थी मानो कोई परी नश्वर संसार में अवतरित हुई हो। उसकी कदकाठी और रूप रंग दोनों ही बेहतरीन थे। युवा स्वामी सु, यह मेरी बेटी है। जियाओ qianxuan ने चापलूसी भरे भाव से कहा। बुरा नहीं, आपकी बेटी का व्यवहार वाकई असाधारण है। सु जुबान बहुत संतुष्ट थी। जब तक युवा मालिक संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक ये बुरा आदमी विदा लेता है। इतना कहकर जियाओ qianxuan तेजी से वहां से चली गई। युवा स्वामी सु, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? शाओ qianyu की मधुर आवाज ने सु जुबान के लंबे समय से छिपे हुए आवाज नियंत्रण गुण को सक्रिय कर दिया, जिससे वह शाओ qianyu के प्रति थोड़ा अधिक अनुकूल महसूस करने लगा। डिंग, नियत नायक शियाओ qianyu का पता चला। क्या आप कथानक जानने के लिए 50,000 खलनायक अंक खर्च करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है। जियाओ qianyu को पहले से ही खुद पर भरोसा था, इसलिए सु जुबान स्वाभाविक रूप से अपने खलनायक वाले गुणों को बर्बाद नहीं करेगा। हालांकि सिस्टम के संकेत ने उसे ये भी बताया कि उसके सामने खड़ी जियाओ qianyu वास्तव में एक पुनर्जन्म लेने वाली थी। कम से कम वह एक नियति की नायिका तो थी। तुम भी बाहर जा सकते हो। सु जुबान ने सु याओ को बाहर भेज दिया। मैं? सु याओ थोड़ी हैरान थी, उसे भी क्यों भेजा जा रहा था। अगर मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कहूं तो बाहर जाओ। क्या तुम मेरे करोड़ों के कारोबार में बाधा डालने की जिम्मेदारी उठा सकते हो? हालांकि वह थोड़ी नाराज थी, फिर भी वह चली गई। उसके जाते समय सु याओ ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। इस दुनिया में इतनी विशाल चीज कैसे हो सकती है? सु याओ नाराजगी भरे चेहरे के साथ बाहर चली गई। बैठ जाओ। सु जुबान ने उसका अभिवादन किया।
फिर जियो कियानयू बैठ गया। मैंने बहुत समय से सुना था कि यू शियाओ संप्रदाय की एक परी नश्वर दुनिया में अवतरित हुई है। आज उसे देखकर ये अफवाहें सचमुच सच साबित हुई। सू जुवान ने कहा, युवा स्वामी सू, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। जियो कियानयू मुस्कुराया। मुझे लगता है कि युवा स्वामी सू, आप भी सुंदर और आकर्षक हैं। शाओ कियानयू ने जब ये कहा तो वह झूठ नहीं बोल रही थी। सू जुवान वाकई बहुत सुंदर था और उसकी सौंदर्य संबंधी अपेक्षाओं पर खरा उतरता था। किसी उपन्यास में वह एक दबंग सीईओ की तरह होगा, एक ऐसा सपना जो कई लड़कियों ने देखा होगा। मुझे शब्दों को व्यर्थ करना पसंद नहीं है। चूंकि मैं यहाँ आने के लिए हजारों मील का सफर तय कर चुका हूँ, इसलिए सिर्फ आपकी प्रशंसा करना इतना आसान नहीं है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, मुझे तुम पसंद आ गई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी औरत बनो। सू जुवान ने स्पष्ट रूप से कहा। इस तरह के सीधे रवैये ने शियाओ कियानयू को अवाक कर दिया। 2 जिंदगियां जी चुकी सू जुवान के चाहने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन सू जुवान पहली ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इतनी सीधी बात कही। इससे शियाओ कियानयू के विचारों में सीधा व्यवधान उत्पन्न हुआ और उसने अभी अभी जो भी बहाने तैयार किए थे वे सब भूल गई। मैं शियाओ कियानयू क्षण भर के लिए अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मुझे पता है शियाओ कियानयू, तुम्हें अभी इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन भावनाओं को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। मैं भावनाओं को विकसित करने में बहुत माहिर हूँ। सू जुवान मुस्कुराई, फिर जियो कियानयू का हाथ पकड़ लिया। युवा स्वामी सू, ये तो बहुत तेज है। इस समय जियाओ कियानयू को आखिरकार होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सू जुवान के शक्तिशाली हाथों के सामने जियाओ कियानयू की ताकत उसे छुड़ाने के लिए काफी नहीं थी। तेज? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में, तुम जानते हो ना, ताकतवर ही राज करते हैं। चूंकि मुझे तुम पसंद आ गए हो और मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भाग सकते हो? सू जुवान हंस पड़ी। इसके अलावा मुझे आपका रहस्य पता है, मिस शियाओ। सू जुवान ने अचानक एक भयावह मुस्कान दी, फिर जियाओ कियानयू के कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, तुम इस दुनिया से नहीं हो, है ना? ये सुनकर जियाओ कियानयू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसने सहज रूप से सू जुवान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके हाथ लोहे की जकड़न की तरह थे, हिल नहीं रहे थे। ये देखकर सू जुवान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि उसके 4 एक जैसे कार्डों के सेट और 2 जोड़ियों ने शियाओ कियानयू को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। अब सारी पहल उसके हाथ में थी। युवा स्वामी सू, आपका इससे क्या मतलब है? जियो कियानयू ने शांत होने का दिखावा करते हुए कहा। पुनर्जन्म उसका सबसे बड़ा रहस्य और उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। पुनर्जन्म से पहले वह एक घरेलू महिला थी जिसे गेम खेलना, उपन्यास पढ़ना और एनीमे देखना पसंद था। हालांकि किस्मत के एक मोड़ के बाद वह यहाँ पहुंच गई। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई सिस्टम या चीट करने की क्षमता नहीं है और जिसे एक उपन्यास के संदिग्ध नायक द्वारा 3 साल का समझौता दिया गया है। उस क्षण जियाओ कियानयू को लगा कि वह मरने वाली है। सौभाग्यवश उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे भाग्य को चुनौती देने के लिए कुछ महीने का समय दिया, लेकिन अब चूचेन का मामला अभी निपटा भी नहीं था कि सू जुबान प्रकट हो गई। इसका मतलब बिल्कुल वही है जो लिखा है। मिस शियाओ, मैंने तियानक्सुआन महाद्वीप पर आपके द्वारा बेची जाने वाली चीजें पहले कभी नहीं देखी। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि आप किसी दूसरी दुनिया से हैं? सू जुबान हंस पड़ी। ये तो बस मेरे आविष्कार हैं। ये पहले मौजूद नहीं थे, मैंने इन्हें अभी बनाया है। सिर्फ इसी आधार पर आप ये निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ? जियाओ कियानयू को मानो कोई खामी समझ में आ गई हो। हे, तो फिर आपके व्यक्तित्व में पहले आए उस अचानक बदलाव का क्या हुआ? कोई व्यक्ति इतने कम समय में इस तरह नहीं बदल सकता। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही है कि तुम पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। ये सच है या झूठ, आत्ममंथन से ही सब कुछ पता चल जाएगा। सू जुबान ने उपहास किया। आप? जियाओ कियानयू पलटवार करना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के बाहर से आ रही एक शक्तिशाली आभा ने पहले ही उसे जकड़ लिया था। यदि उसमें कोई असामान्यता पाई जाती, तो वह एक ऐसी विकट परिस्थिति में फंस जाती जिससे उबरना असंभव होता। बोलो, तुम क्या चाहते हो? शाओ कियानयू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह, एक सम्मानित परग्रही उपन्यास की नायिका जैसी शख्सियत, वास्तव में इस दुनिया के ही किसी निवासी से खतरे में पड़ जाएगी। सबसे अहम बात तो ये थी कि इस दुनिया का ये निवासी बेहद आकर्षक भी था। आत्ममंथन का तो सवाल ही नहीं उठता था।
एक बार आत्ममंथन हो जाने पर उसका जीवन लगभग समाप्त हो जाता। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि सू जुवान को कैसे पता चला कि वह एक पुनर्जन्म लेने वाली है, लेकिन जियाओ qianyu सू जुवान के सामने असहाय थी। मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैंने स्पष्ट नहीं किया? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी औरत बनो, सू जुवान ने दोहराया। नहीं, शाओ qianyu ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया था। 2 जिंदगियां जीने के बाद भी यही हाल था। लेकिन उसके सामने खड़े सू जुवान ने तुरंत उससे अपनी औरत बनने की मांग की, जो कि बहुत ही दबंग और अनुचित था। आप मना कर सकते हैं, लेकिन सोचिए, अगर मैं आपके परदादा परदादी होने की बात फैला दूं तो क्या होगा? दूसरों के तुम्हारे बारे में क्या सोचने की बात तो छोड़ ही दो, तुम्हारा कंजूस बूढ़ा बाप शायद गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। शियाओ qianyu उनकी प्रिय पुत्री है और अब तुम उसके शरीर में हो। तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या करेंगे? भले ही उसकी ताकत को बहुत अधिक नहीं माना जाता है, लेकिन किंग सीलिंग दायरे के विशेषज्ञ को कुचलना उसके लिए पलक झपकते ही हो जाता है। सू जुवान ने उपहास किया। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद ये पहली बार था जब जियाओ qianyu को खतरे का सामना करना पड़ा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। मिस शियाओ, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। मुझ जैसा दयालु व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है? सू जुवान की मुस्कान देखकर शियाओ qianyu को घृणा हुई। वह इतना सुंदर व्यक्ति था, फिर भी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? सचमुच, दुनिया के सभी पुरुष निकम्मे थे। केवल 2 आयामी दुनिया के पुरुष ही सबसे परिपूर्ण थे। शाओ qianyu को अभी भी चुप देखकर सू जुवान का धैर्य भी टूट गया। उसने तुरंत उसे धमकाना शुरू कर दिया। मिस शियाओ, आप नहीं चाहेंगी कि आपका रहस्य दूसरों को पता चले, है ना? आप नहीं चाहेंगे कि आपका रहस्य किसी को पता चले, है ना? सू जुवान के शब्द शाओ qianyu के कानों में शैतान की फुसफुसाहट की तरह गूंज रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मानो सू जुवान को जान से मार देना चाहती हो। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। सू जुवान के साथ जो महिला थी, वह बहुत ही भयानक थी। वह विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। क्या मैं आज यहीं गिर जाऊंगी? मेरी पवित्रता, जिसकी मैंने इतने लंबे समय तक रक्षा की है। शियाओ qianyu की आंखों में आंसू भर आए, निराशा का एक संकेत। वह आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि अब वह ऐसा भी नहीं कर सकती। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने उसके भागने के सभी रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे। देखो, क्या ये बच्ची मुझसे शादी नहीं करने वाली? ये खुशी से क्यों रो रही है? सू जुवान ने कोमलता से शियाओ qianyu के आंसू पोंछे। वह लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता था। अगर उन्हें रोना ही पड़े तो कहीं और रोएं। तुम कमीने, तुम्हारे लिए ये कहना कितना आसान है। क्या तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल रखा? सू जुवान की बातें सुनकर जियाओ qianyu फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी विकट परिस्थिति ने बहुत पहले ही शियाओ qianyu की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह सू जुवान के चंगुल से नहीं बच सकती, यहाँ तक कि मौत में भी नहीं। और अब तो उसकी मौत भी नहीं हो सकती। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो इससे यू शियाओ संप्रदाय के लोग भी फंस जाते। हालांकि यू शियाओ संप्रदाय के प्रति उसके मन में कोई गहरी भावनाएं नहीं थी, फिर भी वह वहां कुछ समय तक रह चुकी थी। डिंग, मेजबान ने नियत नायक को रुला दिया, जो वाकई घिनौना है। इनाम 50,000 खलनायक अंक। अच्छी बच्ची, थपथपाओ, रोना मत। सू जुवान ने मुस्कुराते हुए शियाओ qianyu को गले लगाया और बच्चे को फुसलाते हुए धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ समय बाद जियाओ qianyu भी शांत हो गई। उसने मन ही मन सोचा, जब वह वैसे भी भाग नहीं सकती, तो क्यों न इसका आनंद ही ले ले। आखिरकार उसने कई उपन्यास पढ़े थे और कई एनीमे देखे थे, और उनमें इस विषय पर चुप्पी नहीं थी। ये बिल्कुल कुत्ते के काटने जैसा है। हालांकि शुरुआत में बहुत दर्द होता है, लेकिन टीका लगवाने के बाद दर्द नहीं होगा। ये सोचते ही जियाओ qianyu की आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं, और उसने सू जुवान के होठों को गहराई से चूम लिया। शाओ qianyu, तुम क्या कर रही हो? सू जुवान थोड़ा हैरान थी। क्या जियाओ qianyu ने इस बात को स्वीकार कर लिया था? ये बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे चूम लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूं। जियाओ qianyu को थोड़ा गुस्सा आया। वह पहले से ही ऐसी थी, सू जुवान अभी भी वहां क्यों खड़ी थी? ठीक है, तुमने सही कहा। ये देखकर सू जुवान ने भी विनम्रता छोड़ दी। ये व्यंजन तो सीधे उसके घर तक पहुंचाया गया था, इसे ना खाना मूर्खता ही होती। अब खुश हो जाओ,
जब भविष्य में चूचेन दस्तक देगा तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम उस महान नियति नायक से निपटने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। शाओ qianyu ने मन ही मन सोचा। 1 घंटे बाद भी जियाओ qianyu रो रही थी और सू जुबान उसे दिलासा दे रही थी। नाम जियो qianyu, दिखावट 99, चित्र 99, राज्य राजा की मुहरबंदी का राज्य, प्रारंभिक चरण स्नेह 10। ठीक है, रोना बंद करो। तुमने ही तो अनुरोध किया था और तुम ही सबसे पहले रोने लगी। क्या तुम इतनी बुरी तरह हार मान लेती हो? सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। चुप रहो, फायदा उठाकर मासूम बनने का नाटक मत करो। ये सुनकर जियाओ qianyu क्रोधित हो उठी। ये व्यक्ति सचमुच एक नीच इंसान है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, फायदा उठाकर मासूम बनने का नाटक करे। असल में ऐसे व्यक्ति को तो बहुत पहले ही पीट पीट कर मार डाला जाना चाहिए था। क्या यकीन नहीं हुआ? तो आओ और मुझे मारो। सू जुबान हंस पड़ी। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। शाओ qianyu तुरंत डर के मारे कांप उठी। वह तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अगर असली लड़ाई हुई तो वह सू जुबान को कहीं भी नहीं हरा पाएगी। ठीक है, इतना उदास होने की जरूरत नहीं। मेरे साथ रहने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मैं न सिर्फ सुंदर हूँ बल्कि मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन विकल्प हूँ। ऐसा पति तुम्हें और कहाँ मिलेगा? सू जुबान ने उपहास किया। तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है उनमें तुम सबसे बेशर्म हो। उसे लगा कि खुद को बेचना तो पहले से ही बेजोड़ है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ी सू जुबान उससे भी कहीं ज्यादा अद्भुत होगी। ये किसका अधीनस्थ है? तुम्हारा नाम क्या है? वैसे देखा जाए तो जियाओ qianyu को अभी भी सू जुबान का नाम नहीं पता था। उसकी उससे बस यूं ही मुलाकात हो गई थी। मेरा नाम सू जुबान है। आप मुझे यंग मास्टर सू कह सकते हैं या आप मुझे पति कह सकते हैं, दोनों में लगभग एक ही बात है। मेरी एक और पहचान भी है, मैं तियानवु पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र हूँ। सू जुबान ने उत्तर दिया। क्या? शाओ qianyu थोड़ी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू जुबान का इतना शक्तिशाली पृष्ठभूमि होगा, वह एक पवित्र पुत्र होगा। तुमने मुझे ही क्यों निशाना बनाया? तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम्हें किस तरह की औरत नहीं मिल सकती? वैसे भी तुम्हारे पास एक संत है ना? वह संत कितनी सुंदर हैं, और आपके बगल में बैठी वह महिला, उनमें से कौन मुझसे बेहतर नहीं है? मुझे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जियाओ qianyu ने हैरानी से पूछा। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम हीन महसूस कर रहे हो? सू जुबान ने चिढ़ाया। शाओ qianyu का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने झट से जवाब दिया, कौन जल रहा है? काश मैं तुम्हें अभी मार डालूं। बेशक, ये प्यार की वजह से है। तुम्हारा नाम सुनते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। सू जुबान ने बिना किसी भाव के बेतुकी बातें कहीं। आप? शाओ qianyu अवाक रह गई। उसने पहली बार सू जुबान जैसा विचित्र व्यक्ति देखा था। तुम भी पुनर्जन्म लेने वाले होगे, है ना? नहीं तो तुम्हें ये सब बातें कैसे पता होंगी? जियो qianyu अचानक बोला। आप सही कह रहे हैं, मैं सचमुच एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी हूँ। सू जुबान ने इससे इनकार नहीं किया। इससे शाओ qianyu हैरान रह गई। सू जुबान ने इतनी आसानी से और इतनी स्पष्ट रूप से यह बात मान ली। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सबको बता दूंगी? ऐसा प्रतीत होता है कि जियाओ qianyu ने कुछ हद तक लाभ उठाने का अवसर हासिल कर लिया है। आप जो चाहें कहें, मुझे किस बात का डर है? सू जुबान उदासीन दिख रही थी। अगर शाओ qianyu ये बात आसमान तक चिल्लाकर भी कह देती तो भी कोई फायदा नहीं होता। पहली बात तो ये कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता, और दूसरी बात, सू याओ उसके कुछ कहने से पहले ही उसे मार डालती। इसके अलावा अगर वह सचमुच एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी होता तो क्या होता? इससे किसी के हितों पर कोई असर नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा ये दूसरे पुनर्जन्म लेने वाले प्राणियों को आकर्षित कर सकता था। इसलिए सू जुबान बिल्कुल निडर थी। वह शाओ qianyu जैसा नहीं था, जिसने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया था, और वह अपने मूल शरीर के माता पिता को भी नहीं हरा सका था। जहां तक उसके अपने शरीर के माता पिता की बात है, उनकी ताकत अब उसके मुकाबले की नहीं रही। इसलिए अगर जियाओ qianyu उन्हें कुछ बताता भी तो यह व्यर्थ होता। आप? शाओ qianyu चिढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह सच में बता भी दे तो भी इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। इसके अलावा बाहर अभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति मौजूद था। क्या वह खुलकर बोल भी पाएगी, यह एक अलग सवाल था। चूंकि आप भी एक पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं और आपने मुझे ढूंढ लिया है, तो आप चू चेन के बारे में जानते ही होंगे, है ना? जियो qianyu ने पूछा। चू चेन? कौन सा चू चेन? क्या वह बहुत शक्तिशाली है?
सू जुवान ने उपहास किया। वह शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह नियति का नायक है। उसके पास नायक का प्रभामंडल है। शाओ qianyu ने गंभीर स्वर में कहा। प्रोटागोनिस्ट हेलो, क्या ये वाकई इतना अद्भुत है? सू जुवान ने आश्चर्य जताते हुए कहा। क्या अब डर गए? मेरी और उसकी सगाई हो चुकी है, तुम्हें पता है। अगर तुमने अब मुझसे पंगा लिया, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुमसे बदला लेगा? तुम्हें पता होना चाहिए, उसके जैसे नायक को तर्क की परवाह नहीं होती। भले ही मैं उसे पसंद न करती हूँ, उसकी नजरों में मैं पहले से ही उसकी औरत हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ, तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ज़ियाओ qianyu ने व्यंग्य करते हुए कहा, मानो उसने सू जुवान को किसी तरह पकड़ लिया हो। तो यही वजह है कि आप एडल्ट कंटेंट बेचते हैं। सू जुवान हंस पड़ी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ज़ियाओ qianyu तुरंत रो पड़ी। ये तो वाकई हताशा भरा कदम था। अगर वह वैध तरीके से व्यापार करती, तो कौन जानता कि वह कब बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन कमा पाएगी। ठीक वैसे ही जैसे उसके पिछले जीवन में कानून थे, बड़े पैमाने पर पैसा कमाने वाले सभी व्यवसाय आपराधिक संहिता में लिखे हुए थे। यह एक अलग ही दुनिया थी, और यहाँ कानून जैसी कोई चीज नहीं थी। केवल इतनी बड़ी मुट्ठी होना ही एक कठोर सच्चाई थी। इसीलिए तो शाओ qianyu ने इतना हताशा भरा कदम उठाया। ठीक है, वह गुस्सा हो रहा है। वह गुस्सा हो रहा है। शाओ qianyu को टूटते हुए देखकर सू जुवान हंस पड़ा। ठीक है, अब उस बारे में बात नहीं करते। वो सब बीती बात है। अब जब मैंने तुम्हारा पैर पकड़ लिया है, संत, तो क्या तुम्हारे पास नियति के नायक से निपटने का कोई अच्छा तरीका है? ज़ियाओ qianyu ने पूछा। और क्या किया जा सकता है? बस उसे सीधे मार डालो, क्या यही सही तरीका नहीं होगा? सू जुवान ने उदासीनता से कहा। ये कैसे संभव है? वह तो नियति का नायक है। मैंने कई तरीके आजमाए, लेकिन मैं उसे मार नहीं पा रही। शाओ qianyu ने हर संभव कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, चू चेन हमेशा किसी न किसी तरह से फिर से जीवित हो उठता था। हताशा में आकर ज़ियाओ qianyu ने अकेले चू चेन का सामना करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का विकल्प चुना। बेवकूफ, क्या तुमने लोगों को एक एक करके भेजा? सू जुवान ने गुस्से में कहा। तुम्हें कैसे पता? तुम धोखा दे रहे हो। ज़ियाओ qianyu थोड़ा हैरान थी। सू जुवान पैगंबर की तरह कैसे हो सकती है? सब कुछ जानने वाली। मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, वरना नियति के नायक से निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? सू जुवान ने उपहास उड़ाते हुए कहा। इन सब के अलावा ज़ियाओ qianyu के चू चेन से छुटकारा न पाने का एक कारण उसकी अपनी पहचान से भी जुड़ा था। आप एक दिव्य आदेश की महिला मुख्य पात्र हैं, और नियति के नायक भी हैं, और नियति के नायक से निपटने के लिए भाग रही हैं। क्या ये संभव है? नायक से तो सिर्फ खलनायक ही निपट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो तुम जाओ, तुम सबसे समझदार हो। सू जुवान को उसका मजाक उड़ाते देख ज़ियाओ qianyu भी क्रोधित हो गई। ये सू जुवान वाकई नीच था। उसने न केवल उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। क्या टीम के साथ ही ऐसे ही व्यवहार करते हैं? चूंकि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो क्यों ना हम एक शर्त लगा लें। अगर मैं चू चेन को मार दूं, तो आप क्या कहेंगे? सू जुवान ने पूछा। अगर तुमने सचमुच चू चेन को मार डाला, तो मैं अब से तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। शाओ qianyu ने बिना सोचे समझे कहा। ये कैसी बकवास कर रहे हो? क्या तुम पहले से ही मेरी नहीं हो? इसे बदल दो, सू जुवान ने कहा। तुम? ज़ियाओ qianyu एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन सू जुवान ने जो कहा वह गलत नहीं था। अगर ऐसा है तो अगर तुम सचमुच चू चेन को मार देते हो, तो अब से तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, ठीक है? ज़ियाओ qianyu ने कहा। ठीक है, तुमने सही कहा। सू जुवान ने शरारती मुस्कान दी। सू जुवान की मुस्कान देखकर ज़ियाओ qianyu को अचानक एक संकट का एहसास हुआ। उसे कैसे लगा कि सू जुवान सच में ऐसा कर सकती है? ये तो भ्रम ही होगा। उपन्यास में इतना अहंकारी पात्र, क्या वह किसी खलनायक के लिए मोहरा मात्र नहीं है? ये सोचते ही ज़ियाओ qianyu का दिल खुशी से चमक उठा। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि चू चेन का सामना करते समय सू जुवान कितना निराश दिखेगा। अच्छा, ठीक है, आज से तुम मेरे पीछे आओगे। मैं तुम्हें साधना के लिए तियानबु पवित्र भूमि में ले जाऊंगा, सू जुवान ने कहा। शाओ qianyu को अपने साथ रखने का एक कारण ये भी था कि वह उसे हमेशा आसानी से जीत सके। इसके अलावा तियानबु पवित्र भूमि में शामिल होना अनगिनत लोगों का सपना था, और सू जुवान को लगा कि ज़ियाओ qianyu को उसे मना नहीं करना चाहिए। मेरे साथ मत आओ, मैं नहीं आना चाहता, ज़ियाओ qianyu ने साफ इनकार कर दिया।
अगर वह हर समय सु जुबान के साथ रहती, तो क्या वह उसके मुंह में मांस का टुकड़ा नहीं बन जाती? वह ऐसा नहीं चाहती थी। इतना कहने के बाद सु जुबान के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही जियाओ qianyu ने दरवाजा पटक कर बंद किया और चली गई। सु जुबान उसका पीछा करने ही वाली थी, लेकिन गुस्से से भरी सु याओ भी उसके पीछे पीछे आ गई। वह कुछ नहीं कर सकता था, सु जुबान को पहले सु याओ का मामला निपटाना था। वैसे भी जियाओ qianyu ज्यादा दूर नहीं भाग सकता था। बातचीत खत्म हुई। शियाओ qianyu को बाहर जाते देख सु याओ ने थोड़ा गुस्से में कहा। सु जुबान सचमुच बहुत बेईमान था। उसने साफ साफ कहा था कि वह शियाओ qianyu से व्यापार की बात करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने जिस व्यापार की बात की, वह इस तरह का व्यापार था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि सु जुबान बार बार कह रही थी कि यह करोड़ों का बड़ा कारोबार है। तो असल में यह ऐसा था। हाँ, क्या हुआ? सु जुबान हंसी। आपने जिस करोड़ों के कारोबार का जिक्र किया, क्या यही वह कारोबार है? और मैंने आप पर इतना भरोसा किया। सु याओ को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने सु जुबान पर भरोसा करके और उसके साथ व्यापार की बात करने के लिए यू शियाओ संप्रदाय में आकर मूर्खता की थी। लेकिन अंत में जिस व्यवसाय की उन्होंने बात की, वह वास्तव में इसी तरह का व्यवसाय था। वह सचमुच बहुत मूर्ख थी। क्या ये व्यर्थ में अपने लिए एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा करने जैसा नहीं था? बस मुझे बताए, क्या ये करोड़ों का कारोबार था या नहीं? सु जुबान ने हठपूर्वक पूछा। तुम सु याओ की आंखें लाल हो गईं। हर किसी में अधिकार की भावना होती है, और इतना समय साथ बिताने के बाद सु याओ के मन में सु जुबान के लिए धीरे धीरे भावनाएं विकसित हो गई थीं। वह ये भी जानती थी कि सु जुबान के पास पहले से ही ली क्यूए और कई अन्य महिलाएं थीं, लेकिन उसे लगा कि इतना ही काफी है। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सु जुबान अब इस शियाओ qianyu के साथ भी जुड़ जाएगी। सबसे अहम बात यह थी कि शियाओ qianyu बेहद युवा और बेहद खूबसूरत थी। हालांकि वह खुद भी बुरी नहीं थी, लेकिन शियाओ qianyu की तुलना में उम्र का अंतर ही सबसे बड़ी समस्या बन गया। तुम तो हद ही कर रही हो, सु जुबान। बोलते बोलते सु याओ का गुस्सा बढ़ता गया और वह घोर निराशा से रोने लगी। हालांकि वह एक शक्तिशाली मार्शल सेंट थी, लेकिन इतने सालों में उसने कभी प्यार नहीं किया था। प्यार नाम की कड़वाहट का यह उसका पहला अनुभव था। सच में, तुम क्यों रो रहे हो? सु जुबान भी हैरान था। अरे यार, तुम तो मार्शल सेंट हो, ऐसे कैसे रो सकते हो? अपने काम से मतलब रखो। मैं चाहूं तो रो सकती हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम जाओ और अपनी शियाओ qianyu की परवाह करो, सु याओ ने हठपूर्वक कहा। इस समय सु जुबान को एहसास हुआ कि सु याओ की उसके प्रति अनुकूलता पहले ही बढ़ने लगी थी, लगभग 90 के स्तर तक पहुंच गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे ही समय के साथ पनपने वाला प्यार कहते हैं? सु जुबान थोड़ी हैरान थी। वह हमेशा यही सोचता था कि सु याओ और वह महज जान पहचान के लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा उसका उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव था और वह उससे कुछ और काम करवा सकता था। हालांकि सु जुबान ने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि सु याओ समय के साथ उससे प्यार करने लगेगी। मैं बेवफाई का योद्धा हूं, और तुम मेरे साथ एक पवित्र प्रेम संबंध शुरू कर रहे हो। अस्वीकार्य, अस्वीकार्य। हालांकि दूसरी ओर सु याओ आखिरकार एक महान संत विशेषज्ञ थी, और वह भविष्य में उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। क्या ये सिर्फ एक शुद्ध और मासूम व्यक्तित्व नहीं है? ब्रेकअप से पहले कौन बेहद स्नेही व्यक्ति नहीं होता? सु जुबान ने मन ही मन सोचा। मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वह तो बस मेरी एक बिजनेस पार्टनर है। तुम ही तो मेरी सच्ची मोहब्बत हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम मेरे दिल में नहीं होती, तो मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखता? मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों करता? ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सु जुबान बेतुकी बातें करने लगी। वैसे भी सु याओ की लोकप्रियता पहले से ही बहुत अधिक थी, इसलिए भले ही उसने जो कहा वह अपमानजनक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे अहम बात थी आपका रवैया। यही सबसे जरूरी था। भले ही आपने जो कहा वो सच न हो, लेकिन आपका रवैया सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर पसंद है ना? तुम्हें मैं एक इंसान के तौर पर बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। सु याओ ने रोते हुए स्वर में कहा। मूर्खता। किसी से प्यार करने की पहली शर्त है उसके शरीर से प्यार करना। मेरे शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन शरीर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। खुद को मेरी जगह रख कर देखो। अगर तुम होते, तो क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा करने को तैयार होते जिसे तुम नापसंद करते हो? तुम निश्चित रूप से ऐसा नहीं करते, है ना? सु जुबान के व्यंग्यात्मक प्रश्न ने सु याओ को अवाक कर दिया।
ध्यानपूर्वक सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि सु जुवान की बात वास्तव में तर्कसंगत थी। इसके अलावा शियाओ qianyu और मैं वैध व्यापार पर चर्चा कर रहे थे। जो आवाजें आपने पहले सुनी वे बस रिकॉर्डिंग स्टोन की सामग्री देखने की थीं। जैसा कि आप जानते हैं वह उस वस्तु की विक्रेता है और मैं इस बार सामान का निरीक्षण करने के लिए उसके पास आया हूँ। आप समझ सकते हैं, है ना? सु जुवान ने गंभीर भाव से सरासर बेतुकी बातें कहीं। आपने जो कहा क्या वह सच है? सु याओ को संदेह हुआ, लेकिन सु जुवान के ये कहने के बाद कि वह उसे पसंद करता है, वह फिर भी थोड़ी खुश हुई। ये बातें सच थी या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सु जुवान के दिल में वह बसी हुई थी। बेशक ये सच है, क्या मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ? सु जुवान हंस पड़ी। किताबों में लिखा है कि पुरुषों के मुंह धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलने में तो तुम सबसे माहिर हो। तो फिर तुम इंसान होना ही छोड़ दो। मैं भूतों से झूठ नहीं बोलता, मैं सिर्फ इंसानों से झूठ बोलता हूँ। तुम तो बस मीठी मीठी बातें करते हो। सु याओ सु जुवान को मुक्का मारने से खुद को नहीं रोक सकी। सौभाग्य से उसने अपनी ताकत पर काबू रखा, अन्यथा सु जुवान शायद मौके पर ही नष्ट हो जाती। तो फिर मुझसे कहो, आई लव यू। हम इतने लंबे समय से साथ हैं और मैंने तुम्हें कभी यह कहते नहीं सुना। सु याओ ने कहा, मुझे तुमसे प्यार है। सु जुवान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। ये सुनकर सु याओ तुरंत शर्मा गई और उसका दिल खुशी से भर गया। क्या तुमने ये बात कई लड़कियों से कही है? सु याओ ने अचानक पूछा। बेशक, तुम मेरी पहली महिला नहीं हो। जब तक तुम मेरे दिल में हो, क्या ये काफी नहीं है? सु जुवान ने कहा, आप तो बिल्कुल ईमानदार हैं। सु याओ को सु जुवान से इतनी स्पष्टवादिता की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि वह उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इस बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया था। चाहे मैं ईमानदार हूं या नहीं, क्या कोशिश करने पर आपको पता नहीं चलेगा? सु जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ सु याओ को गोद में उठा लिया। सु याओ के अभी अभी के आरोप लगाने वाले लहजे ने उसके दिल में बहुत गुस्सा भर दिया था और अब वह उस सारे गुस्से को बाहर निकालना चाहता था। डिंग, सु याओ की लोकप्रियता 100 तक पहुंच गई है, जिसके लिए 100,000 विलेन पॉइंट्स दिए गए हैं। होस्ट को सुकुबस का खिताब हासिल करने पर बधाई। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने नायक शियाओ qianyu को सफलतापूर्वक हरा दिया है। उन्हें 200,000 खलनायक अंक दिए गए हैं। डिंग, कथानक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेजबान को बधाई। उन्हें 100,000 खलनायक अंक दिए जाते हैं। डिंग, मेजबान को उन्नत मूल्यांकन कौशल प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, मेजबान को उन्नत मानसिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, एडवांस्ड लर्निंग मटेरियल सीरीज की 100 प्रतियां प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। नाम, सु याओ। क्षेत्र, महान संत प्रारंभिक चरण। उपस्थिति, 98। चित्र, 99। अनुकूलता, 100। सु याओ की लोकप्रियता भी 100 तक पहुंच गई, लेकिन चूंकि वह कोई नियति की नायिका या ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए डॉग सिस्टम ने उसके बारे में ज्यादा अच्छी बातें नहीं बताईं। सु याओ के कदकाठी और दिखावट में कुछ जोड़ने के बारे में सु जुवान फिलहाल नहीं सोच रहा था। वह भविष्य में जब उसके पास और अधिक खलनायक अंक होंगे तब इस बारे में सोचेगा। ये भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसने केवल शियाओ qianyu को प्राप्त किया था, उसका दिल नहीं। अगर जियाओ qianyu की लोकप्रियता 100 तक पहुंच जाती है, तो उसे भविष्य में और भी अधिक पुरस्कार मिलेंगे। इसके अलावा जियाओ qianyu नियत नायक और नियत नायिका दोनों थी। अगर वह उसे पूरी तरह से हरा देता, तो सु जुवान कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसे किस तरह का इनाम मिलेगा। नाम, सु जुवान। क्षेत्र, फैंग हुआन क्षेत्र शिखर। खलनायक अंक, 950,000। सिस्टम इन्वेंटरी, प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, त्यानिक्सुआन ताबीज, 10 5वीं श्रेणी के उच्च श्रेणी के उपचार अमृत, दिव्य तेज जूते, 10 उच्च श्रेणी की भ्रूण पोषण गोलियां, 10 उच्च श्रेणी की आत्मा पोषण गोलियां, 3 उच्च श्रेणी के आत्मा तरल पदार्थ, 100 शिक्षण सामग्री श्रृंखला। विशेष, उन्नत तलवार इरादा। दिव्य शक्तियां, 5 तत्व, दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी चरण, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति। डोमेन, सच्चा स्वर डोमेन। शारीरिक बनावट, 5 तत्व शरीर, लालची दिव्य शरीर अर्ध जागृत। कौशल, बुद्धि अवरोधक हेलो, हमारी पीढ़ी का आदर्श, उन्नत मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, उन्नत मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ। उपाधियां, भाग्य का पिता, सुकुबस।
साधना तकनीकें, सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी, ज्ञान यांगची नियंत्रण, कुंयन आत्मा अवशोषण कला, संत श्रेणी, आंधी प्रेत छाया तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, काला कछुआ तकनीक, स्वर्ग श्रेणी। सिस्टम शॉप खुल गया। सिस्टम लॉटरी शुरू हो गई है। इस दौरान सू जुबान को भी काफी लाभ हुआ। ग्लूटोनस डिवाइन बॉडी की मदद से उसने सुयाओ से फेंग हुआन क्षेत्र शिखर को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। इसके अलावा उन्होंने सुकुबस की उपाधि भी प्राप्त की। सुकुबस, जब यह उपाधि धारण की जाती है तो महिला पात्रों के सामने मेजबान के आकर्षण मूल्य में अतिरिक्त 20 की वृद्धि होती है और पुरुष पात्रों के लिए यह आधी हो जाती है। अरे वाह डॉग सिस्टम, तुम चाहते हो कि मैं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आकर्षक बनूं। मुझे ये पसंद है। बेशक सू जुबान मजाक कर रहा था, लेकिन इस उपाधि का फिर भी कुछ उपयोग था। कम से कम कुछ हद तक ये दूसरों के सामने उसकी लोकप्रियता बढ़ा सकता था। लेकिन वैसे ये सीखने की सामग्री आखिर होती क्या है? क्या आपको लगता है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत है? मैं तो बिल्कुल अवाक हूँ। सू जुबान ने बेबसी से अपना माथा रगड़ा। उसके आसपास इतनी खूबसूरत औरतें थीं, सब असली, फिर भी सिस्टम ने उसे ये सब दिया जो वाकई हास्यास्पद था। कुछ खेती भी करो। डिंग। फेंग हुआन क्षेत्र से अर्ध सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए 1000 खलनायक अंक लगते हैं। क्या मेजबान इन्हें खर्च करना चाहता है? इतना सब कुछ, मैं फिलहाल इसे छोड़ देता हूँ। सू जुबान के पास फिलहाल पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसे अभी के लिए ये काम छोड़ना पड़ा। पतिदेव, आप क्या सोच रहे हैं? सू याओ ने उत्तेजक ढंग से आगे की ओर झुककर इशारा किया। जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद मत करो, अच्छे से आराम करो। तुमने इस दौरान काफी मेहनत की है। सू जुबान हंस पड़ी। वो पतिदेव, क्या आप मुझसे थक गए हैं? बिल्कुल नहीं। क्या तुम दोबारा जाना चाहते हो? सू जुबान को अपनी ओर दौड़ते देख सू याओ तुरंत मान गई। वह तो बस थोड़ी सी मौखिक नोकझोंक का आनंद ले रही थी, और कुछ देर पहले हुए उन कुछ दांव पेचों ने उसे लगभग बेदम कर दिया था। अगर यह सिलसिला और लंबा चलता रहा तो शायद वह कई दिनों तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाएगी। तुम बहुत खराब खेलते हो, लेकिन तुम्हें खेलना बहुत पसंद है। अगर तुम खराब खेलते हो तो और अभ्यास करो। सू जुबान ने सू याओ को इतनी जोर से चुटकी काटी कि वह लगभग पिचक गई। इसके बाद सू जुबान ने दरवाजा खोला और जियाओ कियान्यू को ढूंढने और जीवन के बारे में बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हो गई। युवा स्वामी सू, मेरी बेटी के साथ आपकी बातचीत कैसी रही? बाहर कदम रखते ही सू जुबान की मुलाकात जियाओ कियाना जुबान से हो गई, जो काफी देर से बाहर इंतजार कर रही थी। लेकिन सू याओ की मौजूदगी के कारण उसने छुपकर बातें सुनने की हिम्मत नहीं की और उसे केवल एक तरफ छिपना पड़ा। निश्चित रूप से जियाओ कियान्यू को इतनी देर तक अंदर रहते और फिर नाराजगी भरे चेहरे के साथ बाहर आते देख जियाओ कियानिक्सुआन सू जुबान को नाराज करने के डर से जल्दी से उसके पास गया। बुरा नहीं, बहुत बढ़िया। अरे, अब से रिकॉर्डिंग पत्थरों का कारोबार हमारे तियानवु पवित्र भूमि द्वारा संभाला जाएगा। ओह, और मैं कियान्यू को साधना के लिए तियानवु पवित्र भूमि वापस ले जा रहा हूँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? सू जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर जियाओ कियानिक्सुआन बेहद खुश हो गया। ये तियानवु पवित्र भूमि में शामिल होने का एक शानदार अवसर था और वह इसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। बिल्कुल नहीं, युवा स्वामी सू। मेरी बेटी के लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसे पवित्र भूमि से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। काश मैं उसे अभी बांधकर यहाँ भेज पाता, शाओ कियानिक्सुआन ने उत्साह से कहा। तो फिर मैं संप्रदाय प्रमुख शियाओ को परेशान करूंगा। मैंने अभी कियान्यू को इसके बारे में बताया है और वह थोड़ी अनिच्छुक लग रही है। सू जुबान ने कहा, क्या? ये तो बिल्कुल बेतुका है। मैं उसे अभी बांधकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। ये सुनकर जियाओ कियानिक्सुआन के चेहरे के भाव बदल गए। पवित्र भूमि सुलह का हाथ बढ़ा रही थी, तो जियाओ कियान्यू अभी भी इतनी कृतघ्न क्यों थी? इसके साथ ही जियाओ कियानिक्सुआन की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और अगले ही पल वह सू जुबान की नजरों से ओझल हो गया। ये शियाओ कियानिक्सुआन काफी दिलचस्प है। सू जुबान ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ ही समय बाद जियाओ कियान्यू को हाथ पैर बांधकर सू जुबान के सामने लाया गया। मुझे जाने दो, बूढ़े कमीने, तुम इस तरह बाप कैसे बन सकते हो? अपनी ही बेटी को बेच रहे हो। जियाओ कियान्यू ने गुस्से से छटपटाया। जियाओ कियानिक्सुआन और सू जुबान को घूरते हुए उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका कंजूस बूढ़ा आदमी सचमुच उसका अपहरण कर लेगा। उसे पहले से ही चिंता थी कि सू जुबान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है।
अब ऐसा लग रहा था कि उसने बस जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। जियाओ कियानक्सुआन तो तियानवु पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए उसे बेच भी देगी। बेटी को बेचने का क्या मतलब है? मैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। पवित्र भूमि में शामिल होने के मौके बार बार नहीं मिलते। तुम्हें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसके अलावा युवा स्वामी सुप्रतिष्ठित और आकर्षक हैं और पवित्र भूमि में उनका दर्जा कम नहीं होना चाहिए। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जियाओ कियानक्सुआन ने गंभीरतापूर्वक सलाह दी। जियाओ कियान्यू पलटवार करना चाहती थी, लेकिन जियाओ कियानक्सुआन ने उसे मौका ही नहीं दिया। वह टिप्पणी करने के बाद तेजी से वहां से चली गई और गायब हो गई। हरामी। शाओ कियान्यू केवल कोस ही सकती थी। हेलो मिस शियाओ, हम फिर से मिल रहे हैं। सु जुबान ने मुस्कुराते हुए जियाओ कियान्यू का अभिवादन किया। ये देखकर जियाओ कियान्यू ने भी विरोध करना छोड़ दिया। उसके धूर्त बूढ़े ने उसे सौंपने का फैसला कर लिया था, इसलिए और संघर्ष करना व्यर्थ था। मैं तुम्हारे साथ तियानवु पवित्र भूमि वापस चलूंगा। अब मुझे खोल दो। शाओ कियान्यू ने अपने भाग्य के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आज्ञाकारी रहो। सु जुबान ने जियो कियान्यू को खोल दिया। बंधन खुलने के बाद जियाओ कियान्यू ने तुरंत सु जुबान के हाथ को काट लिया, जिससे उस पर दांत का एक बड़ा निशान बन गया। यार, क्या तुम कुत्ते हो? लोगों को क्यों काट रहे हो? सु जुबान ने चिल्लाकर कहा। तुम्हें मुझे उकसाने के लिए किसने कहा? तुम इसके हकदार हो, जियो कियान्यू ने गुस्से में कहा। उन दोनों के बीच कुछ देर तक कहा सुनी हुई और यू शियाओ संप्रदाय के मामलों को संक्षेप में निपटाने के बाद शियाओ कियान्यू सु जुबान और सु याओ के साथ उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर तियानवु पवित्र भूमि के लिए रवाना हो गए। युवा स्वामी सु, ये हमारे यू शियाओ संप्रदाय की ओर से कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। मेरी बेटी के वहां पहुंचने के बाद कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखना। शाओ कियानक्सुआन ने सु जुबान को एक भंडारण अंगूठी सौंपी, जिसमें संसाधनों का एक विशाल भंडार था, जिसे देखकर सु जुबान भी ललचाने से खुद को रोक नहीं पाया। चिंता मत करो, संप्रदाय प्रमुख शियाओ कियान्यू और मेरे बीच इतने अच्छे संबंध हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सु जुबान ने स्टोरेज रिंग को अपनी जेब में रख लिया। तो फिर मुझे राहत मिली। हालांकि मुझे आपको एक बात याद दिलानी होगी, युवा स्वामी सु, अर्थात मेरी बेटी के पास वास्तव में एक विवाह अनुबंध है, जिसे मैंने उस समय मूर्खतापूर्ण तरीके से बनाया था। अब दूसरा पक्ष दस्तक देने ही वाला है और हमारा यू शियाओ संप्रदाय विश्वासघात करने की बदनामी नहीं झेलना चाहता, लेकिन मेरी बेटी अनिच्छुक है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि युवा स्वामी सु हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। जियो कियानक्सुआन ने कहा। हे भगवान, आप विश्वास तोड़ना नहीं चाहते, तो अगर मैं ऐसा करूं तो कोई बात नहीं, क्या यही बात है? ठीक है, ठीक है। हालांकि सु जुबान को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार वह एक खलनायक था, भला ऐसे काम और कौन करेगा? चिंता मत करो, मुझे कियान्यू से इसके बारे में पता चल गया है। समय आने पर मैं इसका ध्यान रखूंगा, सु जुबान ने कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, युवा स्वामी सु। ये सुनकर जियाओ कियानक्सुआन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास था कि चूचेन को जब पता चलेगा कि जियाओ कियान्यू पवित्र भूमि में शामिल हो गया है, तो वह निश्चित रूप से कठिनाई का सामना करने से पीछे हट जाएगा। आखिरकार वह एक पवित्र भूमि थी, तियानवु महाद्वीप की 10 सबसे शक्तिशाली धार्मिक शक्तियों में से एक। अफसोस, ये चूचेन सचमुच असाधारण है। उसने महज 3 वर्षों में इतनी तरक्की कर ली है और उसे इतने सारे समर्थन प्राप्त हैं। जियो कियानक्सुआन ने आह भरी। तुम दोनों किस बारे में बकवास कर रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हो? शाओ कियान्यू ने सु जुबान को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे हमेशा लगता था कि दोनों मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे पिता और मैं, एक तुम्हारे पिता हैं और एक तुम्हारे पति, हम तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता थी और उन्होंने मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन दिए। सु जुबान के बोलते ही उसने भंडारण की अंगूठी जियाओ कियान्यू को सौंप दी। बेशक उसने अपने लिए कुछ उपयोगी वस्तुएं चुन ली थीं और उन्हें अपने पास रख लिया था। आखिर सुरक्षा राशि के बिना आप दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, है ना? ये सुनकर जियाओ कियान्यू का दिल हिल गया। ऐसा लगा जैसे उसका वह कंजूस बूढ़ा उसके लिए उतना बुरा नहीं था। हालांकि हाल ही में उसे बांधने की घटना ने उसे थोड़ा दुखी कर दिया था। जियाओ कियान्यू ने अंदर मौजूद संसाधनों पर एक बार फिर नजर डाली। वहां मौजूद साधना संसाधन उसके लिए संत स्तर तक साधना करने के लिए पर्याप्त थे। ठीक है, ऊपर आ जाओ।
अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। सू जुवान ने जियाओ कियान्यू के सुडौल नितंबों पर थपथपाया, जिससे वह तुरंत सू जुवान को घूरने लगी और अपने दांत दिखाने लगी। और इस प्रकार सू जुवान और जियाओ कियान्यू ने सू याओ की उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर तियानबु पवित्र भूमि की अपनी यात्रा शुरू की। इस दौरान सू जुवान सचमुच आगे और पीछे दोनों तरफ से सुंदरियों से घिरी हुई थी। सू याओ ने आगे से उसकी कमर को थाम रखा था और शियाओ कियान्यू उसके ठीक पीछे चिपकी हुई थी, जिससे उसकी यात्रा वास्तव में आनंदमय रही। कुछ समय बाद तीनों तियानबु पवित्र भूमि लौट आए। सू याओ को सू जुबान के साथ देखे जाने का डर था, इसलिए वह उड़ने वाली तलवार से जल्दी उतर गई। इसके बाद सू जुबान जियाओ कियान्यू को अपने निवास स्थान पर वापस ले गया। पतिदेव, आप आखिरकार वापस आ गए। हमने आपको बहुत याद किया। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर आई, लड़कियों ने सू जुबान की आवाज सुनी और तुरंत बाहर दौड़कर सू जुबान को गले लगाया और चूमा। ये दृश्य देखकर जियाओ कियान्यू दंग रह गई। सू जुबान का जीवन तो वाकई बहुत अच्छा था। उसके पास तो इतनी सारी सुंदरियां छिपी हुई थीं। हर एक बेहद खूबसूरत थी। यह आदमी कोई खलनायक नहीं हो सकता। क्या वह वास्तव में नियति का नायक हो सकता है? शाओ कियान्यू ने इस तरह का व्यवहार केवल उन बेवकूफ पुरुषों के बीच अजगर की कहानियों वाले वेब उपन्यासों के नायकों से ही देखा था, जिन्हें उसने अपने पिछले जीवन में पढ़ा था। ठीक है, क्या मैं वापस नहीं आया? अगर तुम्हारी नई बहन इसे देख ले तो थोड़ी बुरी बात होगी, सू जुबान ने कहा। ये सुनकर लड़कियों को आखिरकार एहसास हुआ कि सू जुबान इस बार सचमुच एक बेहद खूबसूरत लड़की को लेकर आई है। पतिदेव, वह कौन है? झाओ रू ने उत्सुकता से शियाओ कियान्यू को देखा, फिर अनजाने में खुद के एक खास हिस्से को देखने लगी। विशाल, ये तो हद से ज्यादा विशाल था। हालांकि सू जुबान ने पहले उस पर कुछ रहस्यमयी जादू का प्रयोग किया था, फिर भी वह जियाओ कियान्यू जितनी शानदार नहीं थी। बाकी बची कुछ लड़कियां भी शियाओ कियान्यू को देखकर कड़वी नजर आईं, यहाँ तक कि उनमें हीन भावना भी विकसित हो गई। उनका अपना कद पहले से ही औसत था, यहाँ तक कि झाओ रू के कद जितना अच्छा भी नहीं था, और अब शियाओ कियान्यू का विशाल कद देखकर वे और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगे। बहनों, नमस्कार। मेरा नाम शाओ कियान्यू है। सबकी निगाहें देखकर जियाओ कियान्यू को अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो रंगे हाथों पकड़ी गई हो। हेलो, मेरा नाम झाओ रू है। झाओ रू और अन्य लोगों ने भी शियाओ कियान्यू का अभिवादन किया। फिर अचानक ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। अरे, अब हम क्या करें? तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी सारी औरतें हैं। जियो कियान्यू ने सू हुआन से फुसफुसाया। वह बेवजह घबराई हुई थी, मानो वह पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के माता पिता से मिल रही हो। लेकिन समस्या ये थी कि वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी। उसे इस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या करने का मतलब है? बस बातें करना है ना? क्या तुम दोनों लड़कियां जल्दी घुल मिल नहीं जाती? सू जुबान हंस पड़ी। झाओ रू ने चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले कहा, कियान्यू बहन, घबराओ मत। चूंकि तुम यहाँ हो, अब से हम सब बहनें हैं। अब से हम सब मिलकर पति की सेवा करेंगे। कौन उसकी सेवा करना चाहेगा? हम। ये सुनकर जियाओ कियान्यू अनजाने में बुदबुदा उठी। वैसे मैंने अभी तक सिस्टर कियान्यू से यह नहीं पूछा है कि आप और आपके पति की मुलाकात कैसे हुई। चू लिंगशी ने उत्सुकता से पूछा। हम और कैसे मिल सकते थे? वह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मैं उसकी औरत बन जाऊं, नहीं तो मैं। शाओ कियान्यू ने लड़कियों के सामने सू जुबान की जमकर निंदा की। उसे लगा था कि उसकी बहनें उसकी मदद करेंगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सभी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। हा, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पति में अभी भी वो पुराने अंदाज की झलक है। चू लिंगशी हंस पड़ी। पीछे मुड़कर सोचने पर सू जुबान तब भी लगभग वैसी ही थी। अचानक उसके बाथरूम में घुसकर उसे धमकाती थी। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो शायद उस समय का दृश्य दोहराया जा सकता था। हमेशा एक अजीब तरह का उत्साह रहता था। तुम कह रहे हो कि यह तुम हो? उसने मुझे धमकी दी। वह एक घिनौना खलनायक है। इसमें मजाक की क्या बात है? जियाओ कियान्यू चिंतित थी। क्या ये औरतें पागल हो गई थीं? वह सू जुबान के बुरे कामों के बारे में बात कर रही थी, फिर भी उन्हें घृणा क्यों नहीं हो रही थी? इसमें मुश्किल क्या है? हम में से ज्यादातर लोग इसी दौर से गुजरे हैं। हमें इसकी आदत हो चुकी है। चू लिंगशी हंस पड़ी। बिल्कुल सही, हम तो इसके आदी हो चुके हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एक खास तरह का आकर्षण है? शेन क्विंगवान हंसे। पागल, तुम सब सचमुच पागल हो। इसीलिए तो सू जुबान के साथ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। शाओ कियान्यू को लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो।
सू जुबान ने उन्हें किस तरह का दिमागी असर करने वाला पे दिया था? क्या ये जबरदस्ती दिमागी वशीकरण हो सकता है? अरे कियान्यू बहन, ज्यादा चिंता मत करो। पतिदेव अच्छे इंसान हैं, वे हम में से किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। निश्चिंत रहो, निंग यिक्सुआन ने कहा। बिल्कुल, अब से हम सब बहनें हैं। मुझे विश्वास है कि जब आप बाद में इन बातों को याद करेंगी, तो आपको सिर्फ यही लगेगा कि ये सब कितना रोमांटिक था। चू लिंगशी हंस पड़ी। मैं सचमुच। श्याओ कियान्यू को लगा कि वह इन लोगों से बात करना जारी नहीं रख सकती। अगर उसने ऐसा किया, तो भविष्य में उसका भी ब्रेन वॉश हो सकता है। सू जुबान को दोबारा देखते ही पता चला कि वह इस समय तक गायब हो चुका था। जियाओ कियान्यू को कोसना तो चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। ... दूसरी ओर सू जुबान चुपके से महारानी ये निंगजी के निवास पर पहुंच गई। इस समय महारानी ये निंगजी स्नान कर रही थी। पानी की छप छप के बीच उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। सू जुबान चुपचाप बाथरूम की ओर बढ़ी। आधे खुले दरवाजे से भाप निकल रही थी, जिसमें हल्की सी गर्माहट थी। बाथटब के अंदर एक सुंदर आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महारानी ये निंगजी थी। कहते हैं कि जब चीजें धुंधली सी दिखाई देती हैं, तभी वे वास्तव में लोगों को रुकने से रोक सकती हैं, और आज इसे देखकर मैंने सचमुच इसका अनुभव किया है। सू जुबान ने सोचा, महिलाएं असल में ऐसी ही होती थीं, जब वे कुछ नहीं पहनती थीं, तो बस ऐसा ही होता था, और इसे बार बार देखने से यह उबाऊ हो जाता था। हालांकि ये धुंधली दृश्यता, यह एहसास जिसने लोगों को रुकने में असमर्थ बना दिया, वह दुर्लभ था। सू जुबान चुपचाप उनकी प्रशंसा करता रहा। महारानी ये निंगजी को परेशान नहीं किया। उसे कोई जल्दी नहीं थी, कम से कम उन्हें अपना काम खत्म करने देना चाहिए था, है ना? कुछ समय बाद महारानी ये निंगजी खड़ी हुई और अपना शरीर पोंछने लगी। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो महारानी ये निंगजी ने उल्टा तौलिया उठाया और उसे उड़ने की तैयारी करने लगी। इसी क्षण सू जुबान ने अचानक हमला किया और महारानी ये निंगजी की कमजोरी का सीधा फायदा उठाते हुए उन्हें हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। हिलो मत, मैं पुलिस हूँ। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी आवाज धीमी कर ली। कौन सी पुलिस? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? महारानी ये निंगजी क्रोधित थी। दूसरा पक्ष चुपके से उनके पास पहुंचने में कामयाब हो गया था। पहरेदार क्या कर रहे थे? बेशक मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी पहचान जानने के कारण ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सू जुबान के लहजे में धमकी भरी थी, और महारानी ये निंगजी को तुरंत पसीना आ गया। दूसरी पार्टी उसकी पहचान जानती थी और फिर भी उसे ढूंढने की हिम्मत की। कितनी दुस्साहस की बात है। मेरे पति तियानबू पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। महारानी ये निंगजी ने ऊंची आवाज में कहा। ये कैसा पवित्र पुत्र है? ये खुद को क्या समझता है? मैं यहाँ पवित्र पुत्र को हराने और उसकी स्त्री को छीनने आया हूँ। ही, बस आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो। नहीं, महारानी ये निंगजी चीख उठी, मानो आत्मा विनाश करने को तैयार हो। वह उसे छूने देने की बजाय मरना पसंद करती। अरे पत्नी, बस करो, मैं हूँ। महारानी ये निंगजी को आत्मा विनाश के कगार पर देखकर सू जुबान तुरंत अपनी मूल आवाज में लौट आया। पतिदेव, आप हैं। सू जुबान को देखते ही महारानी ये निंगजी आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हो गईं। उन्हें लगा था कि वह बस सौभाग्य से वह समय रहते रुक गई। तुम सचमुच बहुत बुरे हो। तुमने ऐसा क्यों किया? महारानी ये निंगजी सू जुबान को मुक्का मारने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या तुम्हें पता है, अभी अभी तुम अपनी पत्नी को खोने से बाल बाल बचे। क्या तुम्हें पता है तुम कितने बुरे हो? जैसे जैसे महारानी ये निंगजी इसके बारे में सोचती गईं, उनका गुस्सा बढ़ता गया और उनकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। ओ प्रिय, मुझे माफ करना, मैं अभी अभी वापस आई हूँ और तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे माफ करना, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। सू जुबान ने बहुत माफी मांगी। उन्हें महारानी ये निंगजी की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि महारानी ये निंगजी की उनके प्रति भावनाएं अभी भी बहुत तीव्र थीं। चूंकि तुम्हारा रवैया सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। तुम कब वापस आए? महारानी ये निंगजी ने मुंह बनाकर कहा। शायद तब से जब तुमने नहाना शुरू किया था। सू जुबान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मैं सचमुच, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसी सनक होगी। क्या मेरे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसे तुमने नहीं देखा? महारानी ये निंगजी अवाक थी।
हे, तुम नहीं समझते, यह एहसास उन दिनों से बिल्कुल अलग है। सू जुबान ने तर्क दिया। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में बहुत आलस आ रहा है। तुम इतने दिनों से गायब थे, क्या कर रहे थे? महारानी ये निंगजी ने पूछा। मैं और क्या कर सकता था? महिलाओं की तलाश में, बिल्कुल। सू जुबान ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे तौर पर उसे जियाओ qianyu के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बता दिया। तुम सचमुच एक विकृत लालची हो। अभी कुछ ही समय हुआ है और तुमने पहले ही दूसरी औरत ढूंढ ली है। महारानी ये निंगजी ने सू जुबान को एक अजीब से भाव से देखा। जिंदगी का मतलब ही तो आनंद है ना? अगर मुझे कुछ और औरतें नहीं मिली तो क्या पता बाद में मैं तुमसे ऊब जाऊं। सू जुबान ने बिल्कुल घटिया इंसान की तरह बात की। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। महारानी ये निंगजी चिंतित हो गईं। इसीलिए तो मैं कुछ और महिलाओं को ढूंढ रहा हूँ, है ना? तुम सब बारी बारी से करती रहोगी तो मैं कभी थकूंगा ही नहीं। सू जुबान की वाक्पटुता का महारानी ये निंगजी खंडन करने में असमर्थ रहीं। वास्तव में नवीनता को परिभाषित करना कठिन है, अन्यथा कुछ लोग ये क्यों कहते कि प्रेम अंततः केवल अंतरात्मा पर निर्भर करता है। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता और मुझे तुम्हें नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे दिल में हूँ, यही काफी है। महारानी ये निंगजी सू जुबान के आलिंगन में झुक गईं। अच्छा हुआ कि आप समझ गए। सू जुबान महारानी ये निंगजी की समझदारी से बहुत संतुष्ट थी। जैसा कि उम्मीद थी, बड़ी बहनें सबसे अच्छी होती हैं। अरे हाँ, वैसे बात करते करते हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, लेकिन हमने कभी मंदारिन बतख से स्नान नहीं किया, है ना? क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? सू जुबान ने अचानक कहा। ... 2 घंटे बाद महारानी ये निंगजी कुछ थकी हुई सी सो गईं। उनके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें अभी भी मौजूद थीं। नहाने के ठीक बाद ऐसा ही होता है, शरीर और मन अत्यधिक आराम की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे नींद आने की तीव्र इच्छा होती है। नाम सू जुबान। क्षेत्र फैंग हुआन क्षेत्र शिखर। खलनायक का मूल्य 950,000। सिस्टम इन्वेंटरी प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, त्यानिक्सुआन ताबीज, 5वीं श्रेणी का शीर्ष श्रेणी का उपचार अमृत X10, दिव्य त्वरित जूते, शीर्ष श्रेणी का भ्रूण पोषण अमृत X10, शीर्ष श्रेणी का आत्मा पोषण अमृत X10, शीर्ष श्रेणी का आत्मा तरल X3, शिक्षण सामग्री श्रृंखला X100, विशेष उन्नत तलवार इरादा, दिव्य शक्ति, 5 तत्व, दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी कदम, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति। डोमेन सच्चा स्वर डोमेन। शारीरिक बनावट 5 तत्व शरीर, लालची दिव्य शरीर अर्ध जागृत। कौशल बुद्धि अवरोधक हेलो, हमारी पीढ़ी का आदर्श, उन्नत मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, उन्नत मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ। शीर्षक भाग्य का पिता सुकुबस। साधना विधियां सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी ज्ञान यांगची नियंत्रण कुन्यन आत्मा अवशोषण कला, संत श्रेणी आंधी प्रेत छाया तकनीक, स्वर्ग श्रेणी काला कछुआ तकनीक, स्वर्ग श्रेणी सिस्टम स्टोर सक्षम, सिस्टम लॉटरी सक्षम। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इस लॉटरी फंक्शन का इस्तेमाल किया है। क्यों न मैं इसे एक बार आजमा कर देखूं। सू जुबान को अचानक से इसे आजमाने की तीव्र इच्छा हुई। सिस्टम मुझे 5 शुरुआती ड्रॉ दो। सू जुबान ने बड़े ही शान से अपना हाथ हिलाया। डिंग, इस ड्रॉ की कीमत 50,000 विलेन वैल्यू है। मेजबान, क्या आप इसे खर्च करना चाहेंगे? हे भगवान, सिस्टम तुम मुझे लूट रहे हो। शुरुआती ड्रॉ इतने महंगे होते हैं। सू जुबान ने शाप दिया। इस सिस्टम में कीमतें स्पष्ट रूप से अंकित हैं। मेजबान हो या न हो, कृपया इस सिस्टम का अपमान न करें। टिल्ड, आपने जो कहा वह इतना तर्कसंगत है कि मैं इसका खंडन नहीं कर सकता। सू जुबान ने अपना सिर हिलाया और फिर चित्र बनाने का विकल्प चुना। डिंग, मेजबान को जीरो टिश्यू का एक पैकेट प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कार्ड बनाने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग, शिक्षक सनादा के फोटो एल्बमों का सेट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, मेजबान को पियानो बजाने का शुरुआती कौशल हासिल करने पर बधाई। डिंग, मेजबान को हाओयुए संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य का टोकन प्राप्त करने पर बधाई। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है इस सिस्टम पर। 50,000 विलेन वैल्यू ने मुझे ये बेकार की चीजें दिला दी। सू जुबान बेहद परेशान था। धिक्कार है, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद भी आ गया और उसने उसे टिश्यू पेपर भी दे दिए। इन 5 वस्तुओं में से केवल हाओयुए संप्रदाय के बुजुर्ग का टोकन ही कुछ हद तक उपयोगी प्रतीत हुआ।
हाओयुए संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य का प्रतीक चिन्ह, इस प्रतीक चिन्ह को धारण करने से वरिष्ठ सदस्य का दर्जा और अधिकार प्राप्त होता है। हाओयुए संप्रदाय, क्या वह राक्षसी संप्रदाय नहीं है? लुओ होंगई का दुश्मन हाओयुए संप्रदाय से ही लगता है। सु जुवान को अचानक याद आ गया। हाओयुए संप्रदाय एक महान दानव संप्रदाय है, जो किसी पवित्र भूमि के समकक्ष है। यहाँ तक कि तियानवु पवित्र भूमि भी उन्हें आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेगी। मुझे बाद में सोचना होगा कि उसकी बदला लेने में कैसे मदद करूं। सु जुवान ने मन ही मन सोचा। किए गए वादे स्वाभाविक रूप से निभाने ही चाहिए। हाओयुए संप्रदाय का विनाश लिन फैन की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इससे निश्चित रूप से खलनायक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होगी। बात यहाँ तक आ ही गई है, पहले सो लेते हैं। फिर सु जुवान चुपके से महारानी ये निंगजी के निवास से बाहर निकला और अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह सु जुवान गालियों की बौछार से जाग उठी। सु जुवान, तुम डरपोक, तुमने मुझसे द्वंद्व युद्ध करने की बात कही थी और इतना समय बीत गया, क्या तुमने अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं की? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बाहर से काइकुन की बड़बड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी। काइकुन की गालियां सुनकर सु जुवान को अनजाने में जम्हाई आ गई। फिर उसने झाओरू और चूलिंगशी के अपने पेट पर रखे हाथों को हटा दिया। क्या वो भाईकुन नहीं है? आप सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हैं? सु जुवान ने अपने कपड़े बदले, पैंट पहनी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सु जुवान को बाहर आते देख काइकुन की आंखों में छिपा गुस्सा मानो सीधे ही फूट पड़ा। वह बदमाश सु जुवान, उसने कहा था कि वह उससे द्वंद्व युद्ध करेगा, लेकिन वह हर दिन या तो महिलाओं के साथ खेल रहा होता था या महिलाओं के साथ खेलने के लिए जा रहा होता था। पहले तो काइकुन को लगा कि सु जुवान उसे भ्रमित करने के लिए किसी तरह की चाल चल रहा है, लेकिन बाद में उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी कोई रणनीति थी ही नहीं। सु जुवान तो बस एक विकृत लालची था। वह पहले तो बहुत गंभीर था, बहुत सी चीजें तैयार कर रहा था, लेकिन सु जुवान का क्या होगा? यह उनके प्रति बहुत अपमानजनक था। काइकुन जितना इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया, इसलिए वह अपने लोगों को लेकर सु जुवान के निवास पर गया। मुझे पता है कि आपको जल्दी है, लेकिन चिंता मत कीजिए। क्या आप मेरे नाश्ता करने तक इंतजार कर सकते हैं? सु जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास बंद करो, आज तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, अन्यथा तुम्हें आज्ञाकारी रूप से पवित्र पुत्र का पद त्यागना होगा। और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना। आज मैं एक रिकॉर्डिंग पत्थर लेकर आया हूँ। अगर तुम लड़ने से इनकार करते हो तो तुम्हारी कायरता की खबर पूरे तियानवु पवित्र भूमि में फैल जाएगी। हे, आप नहीं चाहेंगे कि मैं इसे फैलाऊं, है ना? काइकुन ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। इस बार वह पूरी तरह तैयार था। सु जुवान चाहे कुछ भी कहे, वह मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए लड़ते हैं। ये देखकर कि काइकुन उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने पर तुला हुआ था, सु जुवान को उसे सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। जल्द ही दोनों प्रशिक्षण मैदान पर पहुंच गए। ये सुनकर कि काइकुन सु जुवान से द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है, तियानवु पवित्र भूमि के कई शिष्य ये मुकाबला देखने के लिए एकत्रित हो गए। ली क्यूयुए और तांग मेई को भी इस खबर का पता चला और वे जल्दी से वहां पहुंच गईं। पतिदेव, क्या चल रहा है? आप उस खलनायक काइकुन से फिर से क्यों भिड़ रहे हैं? ली क्यूयुए ने सु जुवान की वापसी की खबर सुनी और मूल रूप से साधना के लिए उसके पास जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सु जुवान लौटते ही इतनी बड़ी हलचल मचा देगा। कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है। अगर मैं चुनौती स्वीकार नहीं करता तो क्या इससे मैं कायर नहीं दिखूंगा? सु जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे में पतिदेव, कृपया सावधान रहें। काइकुन के स्वभाव को देखते हुए वह शायद कुछ छल कपट का सहारा ले सकता है। कृपया सावधान रहें, पतिदेव, ली क्यूए ने चेताया। चिंता मत करो पत्नी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सु जुवान ने ली क्यूए के बाल उधेड़ दिए। सु जुवान और ली क्यूए को स्नेह दिखाते देख काइकुन को थोड़ी निराशा हुई। ये तो उसे होना चाहिए था। धिक्कार है। वह भी ली क्यूए के बालों को छूना चाहता था। वह सु जुवान के हाथों में समा जाना चाहता था। सु जुवान, क्या तुम लड़ने वाली हो या नहीं? काइकुन जोर से चिल्लाया। बिल्कुल, मैं लड़ूंगा। हालांकि हमने पहले ही तय कर लिया था कि प्रतियोगिता की विषय वस्तु और नियम मेरे द्वारा तय किए जाएंगे। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? सु जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल याद है मुझे प्रतियोगिता के विषय और नियम। बताओ। काइकुन ने ऐसा कहा मानो वह एक सच्चे सज्जन व्यक्ति हो। ठीक है, तो अपने कपड़े उतार दो। काइकुन, देखने वाले शिष्य, ली क्यूयू, तुमने क्या कहा?
तुम चाहते हो कि मैं अपने कपड़े उतार दूं? ये किस तरह की प्रतियोगिता है? सु जुवान की बातें सुनकर काई कुन का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। सु जुवान का अनुरोध सरासर बेतुका था। प्रतियोगिता के दौरान कौन अपने प्रतिद्वंदी को कपड़े उतारने के लिए कहता है? और यह एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा था। चाहे ये घटना कहीं भी घटी हो, लोग निश्चित रूप से अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने देंगे। मैं आपसे अपने कपड़े उतारने के लिए कह रहा हूं ताकि आप कोई भी छिपा हुआ हथियार न छुपा सकें और निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध सुनिश्चित हो सके। इतना ही नहीं, बल्कि आपको अपनी स्टोरेज रिंग और स्टोरेज पाउच भी हटानी होगी। सु जुवान ने कहा। आप? काई कुन बोलने में हिचकिचा रहा था। सार्वजनिक रूप से उससे कपड़े उतारने के लिए कहना वाकई मुश्किल था, खासकर जब इतने सारे लोग देख रहे हों। दूसरी ओर सु जुवान को इसकी परवाह नहीं थी। उसका आकर्षण तो पहले से ही बेमिसाल था, ऊपर से उसे सुकुबस राक्षसी का खिताब भी प्राप्त था। अगर वह अपने कपड़े उतार दे तो हर कोई विस्मय से भर उठेगा। तुम डर के मारे पीछे तो नहीं हट रहे हो ना? सु जुवान ने उकसाया। कौन डरपोक है तुमसे? मैं इन्हें उतार दूंगा। काई कुन पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन उसके रिकॉर्डिंग स्टोन ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। अगर वह अब मना करता तो क्या वह हंसी का पात्र नहीं बन जाता? लेकिन सिर्फ मेरे उतारने से काम नहीं चलेगा। आपको भी मेरे साथ शामिल होना होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? काई कुन को एहसास हुआ कि सु जुवान के शब्दों में एक खामी थी। उसने यह नहीं कहा था कि वह भी अपने कपड़े उतार देगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। सु जुवान ने स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की। कुछ ही देर में दोनों अखाड़े के बीचों बीच बिना शर्ट के खड़े हो गए, उस एक जगह को छोड़कर पूरी तरह नग्न। युवा मास्टर सु कितने सुंदर हैं। उनका शरीर कितना आकर्षक है। हाँ, एक पुरुष होने के बावजूद जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। छी, ये विकृत मानसिकता वाला आदमी कहाँ से आ गया? तुम्हें यंग मास्टर सु के बारे में कल्पना करने की अनुमति नहीं है। आसपास मौजूद शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। क्या उसका शरीर इतना अच्छा है? सु जुवान के ऊपरी शरीर को देखकर तांग मेई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे मानना पड़ा कि सु जुवान का शरीर वाकई एकदम सही था, जिसमें स्पष्ट रेखाएं और यहाँ तक कि एक परफेक्ट वी लाइन भी थी। तांग मेई को थोड़ी सी लालसा हुई। दशकों बीत चुके थे जब उसने आत्मा अवशोषण कला का अभ्यास भी किया था। अगर वह सु जुवान के साथ होती। बेतुका, बिल्कुल बेतुका। सु जुवान मेरा शिष्य और मेरा अच्छा दामाद है। मैं ऐसे विचार कैसे रख सकता हूँ? तांग मेई ने तुरंत अपने मन से उन विचारों को झटक दिया। अपनी उस दयनीय शक्ल के साथ, क्या तुम अब भी मेरी पत्नी को पटाना चाहते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। सु जुवान खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सुनकर काई कुन तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। पहले उसके हिचकिचाने का कारण ठीक यही था। उसने सोचा था कि चूंकि वे दोनों पुरुष हैं, इसलिए वे समान होंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि सु जुवान इतना असाधारण होगा। वहां मौजूद महिला शिष्याओं ने भी अपनी आंखें ढक लीं और केवल एक छोटे से छेद से झांक कर देखा। सु जुवान, मुझे उकसाओ मत। चलो, असली नतीजा खुद देखते हैं। और कौन से नियम हैं? बस कह दो, काई कुन जोर से चिल्लाया। सु जुवान के शासन ने वास्तव में उन सभी चीजों को बेकार कर दिया था जिन्हें उसने कई दिनों से सावधानीपूर्वक तैयार किया था, लेकिन वह चिंतित नहीं था। आखिरकार, साधना के स्तर में तो उसे अभी भी बढ़त हासिल थी। अगर उसे सही से याद है तो उस समय सु जुवान केवल फेंग हुआंग स्तर पर ही था। भले ही वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, फिर भी वह अब अधिक से अधिक मध्य फेंग हुआंग स्तर पर ही होता। दूसरी ओर, वह फेंग हुआंग स्तर के शिखर पर था और शीर्ष स्तरीय तकनीकों का अभ्यास करता था। सु जुवान के पास उसका प्रतिद्वंद्वी बनने का कोई कारण नहीं था। बाकी नियमों की बात करें तो कोई नियम है ही नहीं, बिल्कुल। इसके साथ ही सु जुवान ने युद्ध संबंधी नियमों की अवहेलना करते हुए सीधे छुपकर हमला कर दिया। सच्चा आत्म क्षेत्र। सु जुवान ने सीधे काई कुन को अपने क्षेत्र में खींच लिया। धिक्कार है, सु जुवान, तुम में मार्शल नैतिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। काई कुन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सु जुवान में युद्ध नैतिकता का इतना अभाव होगा। सब लोग, वह धोखा दे रहा है। उसमें युद्ध कला का कोई ज्ञान नहीं है और उसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। काई कुन क्रोधित हो गया। बेवकूफ, जीवन मरण के संघर्ष में भला कौन तुमसे युद्ध कला के नियमों की बात करता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और मेरे किस नियम में ये लिखा था कि छुपकर हमला करना मना है, युद्ध संबंधी नियमों की अवहेलना नहीं? तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी।
और अपने उस मूर्ख दिमाग के साथ तुम अब भी किसी से द्वंद्व युद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो बहुत ही मजेदार है। युवा मास्टर सू ने जो कहा वह सही है। जीवन मरण के संघर्ष में कौन आपका सम्मान करेगा, कौन गंदी चालें नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। और युवा मास्टर सू ने कभी नहीं कहा कि वह छुपकर हमला नहीं कर सकते। काइकुन खुद ही यह बात समझ नहीं पाए। आसपास के शिष्यों ने भी बोलना शुरू कर दिया और सुकुबस उपाधि के प्रभाव में सू जुवान ने जल्दी ही बड़ी संख्या में प्रशंसकों, लड़के और लड़कियां को आकर्षित कर लिया। तुम लोग। काइकुन इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह से ताजा खून थूक दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हर कोई उसका तिरस्कार करेगा। स्पष्टतः सू जुवान ही वह व्यक्ति था जिसे सबसे अधिक तिरस्कार का पात्र होना चाहिए था। चूंकि यही स्थिति है तो आइए मजबूती से बात करें। काइकुन शब्दों की लड़ाई में उलझने के लिए बहुत आलसी था। सू जुवान के क्षेत्र में रहते हुए उसकी कुछ शक्ति सीमित हो जाएगी, लेकिन स्तर का अंतर अभी भी मौजूद रहेगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपका डोमेन क्या है, काइकुन ने उपहास किया। जैसा कि आप देख सकते हैं। बोलने के बाद सू जुवान अचानक गायब हो गई। ये क्या बकवास है। अदृश्यता। काइकुन थोड़ा असमंजस में था। अगले ही पल काइकुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे वह एकदम से स्तब्ध रह गया। यह क्या है? ये किस प्रकार का डोमेन है? काइकुन ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। अभी अभी उसके चेहरे पर पड़ा वह जोरदार थप्पड़ बिल्कुल अचानक और बिना किसी चेतावनी के पड़ा। भले ही सू जुबान अदृश्य थी, लेकिन उसकी शक्ति के कारण उसके लिए सू जुबान के उसके पास आने की अनुभूति से बचना असंभव था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल उसके चेहरे के दूसरी तरफ एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा और उसने सू जुबान की परछाई भी नहीं देखी थी। आहा हा हा हा, बाहर निकलो, मेरे लिए बाहर निकलो। काइकुन ने अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया और सू जुबान के क्षेत्र में बेतहाशा हमला किया। इसके अलावा काइकुन के आश्चर्य के लिए उसके द्वारा किए गए सभी हमले छोड़े जाने के बाद छोटे चूजों में बदल गए और यहाँ तक कि एक मुर्गी ने ठीक उसके सामने अंडा भी दे दिया। ये क्या बकवास है? ये सब क्या है? काइकुन ने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। उसने ऐसी कोई चीज कभी देखी ही नहीं थी। इस समय काइकुन सचमुच घबरा गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सू जुबान इतनी ताकतवर होगी। बड़े बेवकूफ, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, बड़े बेवकूफ। सू जुबान ने शाप दिया और प्रहार किया, मानो वह सच्चे आत्मा क्षेत्र में एक देवता हो। वहां मौजूद सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि यह एक बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सू जुबान की एक तरफा जीत होगी। सू जुबान का क्षेत्र बहुत ही विचित्र था। उसमें सब कुछ था, मानो सभी क्षेत्रों को एक में मिला दिया गया हो। इसके अलावा ठीक इसी क्षण काइकुन ने मौके पर ही सबके सामने आयरन माउंटेन लीन का एक हिस्सा प्रदर्शित किया और जैसे मेट्रो में भीड़ में घुसते हैं, वैसे ही जबरदस्ती आयरन माउंटेन लीन का इस्तेमाल करते हुए प्रतियोगिता स्थल से बाहर निकल गए। उस दृश्य को देखकर शिष्यों के बीच हंसी का ठहाका मच गया। उन्होंने पहली बार ऐसा विचित्र नृत्य देखा था। ये देखकर काइकुन के अधीनस्थों ने तुरंत काइकुन को उठने में मदद की। हम आत्मसमर्पण करते हैं। ये बेहद अपमानजनक था। काइकुन के बोलने से पहले ही उसके अधीनस्थों ने उसकी ओर से आत्मसमर्पण कर दिया था। ये देखकर काइकुन पलटवार करना चाहता था, लेकिन जब उसने सू जुबान के अविश्वसनीय रूप से विचित्र डोमेन के बारे में सोचा तो उसे ठंडक महसूस हुई। वह सचमुच एक राक्षस था। काइकुन को गंभीर संदेह था कि अगर वह सू जुबान को अपने क्षेत्र में भी खींच ले जाए, तब भी वह सू जुबान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके पक्ष में तुम्हारा आत्मसमर्पण मायने नहीं रखता, काइकुन, मैं तुम्हारी राय सुनूंगा। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, उसे अभी तक पूरा मजा नहीं आया था, तो इतनी जल्दी हार क्यों माननी चाहिए? मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी उकसाऊंगा नहीं। काइकुन को सचमुच धोखा दिए जाने का डर था और उसके बाद लंबे समय तक वह तियानबु पवित्र भूमि में हंसी का पात्र बना रहा। ठीक है, तो दफा हो जाओ। और हाँ, तुम्हारी स्टोरेज रिंग और स्टोरेज पाउच, सब कुछ मेरा है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? सू जुबान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। कोई आपत्ति नहीं, ये सब तुम्हारा है। काइकुन बस इस अपमानजनक जगह से जल्द निकलना चाहता था। उसे आसपास के शिष्यों की दबी हुई हंसी सुनाई दे रही थी। भाड़ में जाओ। सू जुबान ने हाथ हिलाकर सीधे काइकुन को वहां से चले जाने का इशारा किया। ये सुनकर काइकुन को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बड़ी क्षमा मिल गई हो और वह जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। डिंग,
कथानक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेजबान को बधाई, उन्हें 100,000 खलनायक अंक दिए गए। अब क्वासी सुप्रीम बनने के लिए आवश्यक विलेन पॉइंट्स पर्याप्त मात्रा में जमा हो गए हैं। सिस्टम की सूचना सुनकर सु जुबान सोचने लगा। जैसे ही यह प्रतियोगिता समाप्त हुई, आसपास के शिष्य भी एक एक करके चले गए। इस दौरान सु जुबान की कुछ प्रशंसक लड़कियां उनसे मिलने और गहरी बातचीत करने के लिए उनके पास जाना चाहती थीं। हालांकि ली कीयुए एक स्तंभ की तरह सख्त चेहरे के साथ वहां खड़ी थी। ये देखकर वे तुरंत पीछे हट गए। पतिदेव, मुझे पता ही नहीं था। आप तो वाकई कमाल के हैं। आपके सामने तो वोकाई कुन भी कुछ नहीं है। ली कीयुए ने खुद को सु जुबान की बाहों में फेंक दिया। अभी तो इतना, सु जुबान ने विनम्रता से कहा। इसी क्षण तांग मेई भी एक जटिल भाव के साथ वहां आ गई। एक ओर तो वह सु जुबान की अपार शक्ति से प्रसन्न थी, आखिरकार सु जुबान उसकी शिष्या थी। दूसरी ओर पहले जैसा अवर्णनीय स्नेह का भाव उसके दिल में फिर से उमड़ आया। प्रणाम स्वामी माता। तांग मेई को देखकर सु हुआन और ली कीयुए थोड़ा झुक गए। सु जुबान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी तरक्की कर लोगे। कितना समय बीत गया है और तुम सम्राट स्तर के शिखर पर पहुंच गए हो। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मैं तुम्हें और सिखा नहीं पाऊंगा। तांग मेई ने आह भरी। ये सब गुरु के मार्गदर्शन की बदौलत ही संभव हो पाया है, सु जुबान ने विनम्रता से कहा। सु जुबान की बातें सुनकर तांग मेई को बहुत खुशी हुई। सु जुबान चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, क्या उसे गुरु कहकर बुलाना ही नहीं चाहिए था। ओह हाँ स्वामी जी, मैं आपके लिए कुछ अच्छा लाया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको ये पसंद आएगा। सु जुबान ने एक खूबसूरत कंगन और बढ़िया शराब की कुछ बोतलें निकाली। तांग मेई को शराब पीना बहुत पसंद था, जो कि तियानबु पवित्र भूमि में शायद ही किसी को पता था। लेकिन सु जुबान, जो लिन फैन की साजिश से परिचित था, तांग मेई के इस छोटे से रहस्य को जानता था। जहां तक कंगन की बात है, वह शियाओ कियान्यू से लिया गया था। चूंकि वह उसकी हमवतन है, तो लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए उसकी चीजों का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? यह मेरे लिए है। तांग मेई थोड़ी हैरान थी। इतने सालों बाद पहली बार किसी ने उसे ये चीजें दी थीं। खासकर यह कंगन, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रेमी इसे उपहार में दे रहा हो। लेकिन सु जुबान तो उसकी शिष्या थी, और साथ ही उसका दामाद भी। क्या उसे यह वस्तु स्वीकार करनी चाहिए? उसके मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं होगी। तांग मेई थोड़ी घबरा गई थी। सु जुबान के ऊपरी शरीर को देखकर ही वह घबरा गई थी, और अब जब सु जुबान उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही थी, तो उसके लिए अपनी कल्पनाओं को बेकाबू होने से रोकना मुश्किल हो रहा था। विशेष रूप से तांग मेई को यह महसूस होने लगा था कि सु जुबान दिन ब दिन और भी अधिक आकर्षक होता जा रहा है, जिससे लोगों में उसके करीब आने की एक अदृश्य इच्छा जागृत हो रही है। सु जुबान, ये चीज। तांग मेई मना करने ही वाली थी कि ली ने उसे बीच में ही रोक दिया। पतिदेव, ये तो बहुत अन्याय है। मेरे पास पति क्यों नहीं है? ली कीयुए ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। चिंता मत करो, सब कुछ व्यवस्थित है, तुम्हारे पास भी एक होगा। सु जुबान ने एक अलग कंगन निकाला और लापरवाही से ली कीयुए को पहना दिया।